नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले मशीनिस्ट ट्रेड का सीटीए एंट्रेंस एग्जाम मॉडल पेपर है, यह 2020 का, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। पहला क्वेश्चन है कि भारी लोड को उठाते समय हाथों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किया जाता है। तो देखिए, भारी लोड को उठाते समय हाथों की सुरक्षा के लिए जो उपाय किया जाता है कि लकड़ी के गट्ठे लगाते हैं। यहाँ पे इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि लकड़ी के गट्ठे लगाते हैं। लकड़ी के गट्ठे लगा देते हैं, भारी सामान आसानी से नहीं उठता है तो उसके गिरने का खतरा रहता है। उसके लिए लकड़ी के गट्ठे लगाकर भारी सामान को उठा सकते हैं। इससे सामान की भी सेफ्टी रहती है और अपनी सुरक्षा भी बनी रहती है। और जो भार रहता है उसको उठाते समय जितना लोड हमें देना रहता है हम लोग अपने पैर पे देना चाहिए, बॉडी पर नहीं। दूसरा क्वेश्चन है कि 5S संकल्पना का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो देखिए, जो 5S संकल्पना का उद्गम हुआ था यह आपका जापान में हुआ था। 5S संकल्पना में जो होता है, पहला रहता है आपका शॉर्ट, दूसरा रहता है सेट इन ऑर्डर, तीसरा जो रहता है आपका, देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाइंग लिखा है, कहीं कहीं पे यहाँ पे आपको मिलेगा साइन, या सिंप्लीफाइंग की जगह पे यहाँ पे आपको मिलेगा साइन, चमकने वाला, यस ये चाहिए नहीं साइन, आपको मिलेगा साइन मतलब चमकाना। फिर चौथा रहेगा आपका स्टैंडर्डाइजिंग। चौथा, इसके बाद ये जो पांचवा रहता है यह आपका रहता है सस्टेन। सस्टेन रहता है, यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन लिखा है, कहीं कहीं यहाँ पे लिखा रहता है सस्टेन मतलब कायम रखना, सस्टेन रहता है। तो याद रखिएगा, पहला शार्ट, दूसरा सेट इन ऑर्डर, तीसरा रहता है आपका साइन, चौथा रहता है स्टैंडर्डाइजिंग, पांचवा रहता है आपका सस्टेन। तीसरा क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड स्टील रूल किस धातु का बना होता है। तो देखिए, जो स्टैंडर्ड स्टील रूल जो रहता है यह आपका स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है, जिसके कारण इसके ऊपर जंग नहीं लगता तथा यह घिसावट रोधी भी होता है। चौथा क्वेश्चन है आपका कि जेनी कैलिपर का दूसरा नाम क्या है। तो देखिए, जेनी कैलिपर जो रहता है इसे हम लोग आठ आठ लेग कैलिपर भी बोलते हैं। यहाँ पे इसका, सॉरी, जेनी कैलिपर को, तो यहाँ पे हम लोग जेनी कैलिपर का जो दूसरा नाम है उसे आर्ड लेग कैलिपर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, आर्ड लेग कैलिपर। देखिए यहाँ पे लिखा है कि जेनी कैलिपर के दो नाम और हैं, पहला आपका आर्ड लेग कैलिपर, दूसरा आपका हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। ये दो नाम होते हैं। इसकी एक टांग अंदर की तरफ मुड़ी होती है तथा दूसरी पर आपका स्ट्रेट स्क्राइबर लगा होता है। पांचवा क्वेश्चन है कि गुनिया के द्वारा किस कोण की चेकिंग करते हैं। तो देखिए, गुनिया के द्वारा हम लोग जो चेकिंग करते हैं वह हम लोग 90 डिग्री का चेकिंग करते हैं, यानी कि समकोण का चेक करते हैं गुनिया के द्वारा। तो इसके द्वारा हम 90 डिग्री का एंगल चेक करते हैं और इसके द्वारा हम लाइनों को एक तल से जाप के दूसरे तल तक पहुंचा देते हैं। छठा क्वेश्चन है, जाप पर लेआउट रेखाएं खींचने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं। देखिए, जाप पर लेआउट खींचने के लिए हम लोग जिसका उपयोग करते हैं वह आपका स्क्राइबर रहता है। तो लेआउट खींचने के लिए स्क्राइबर का यूज करते हैं। ये क्या होता है, एक नुकीला सा रहता है, इसे हम लोग क्या करते हैं, जिस पे हम लोग पेंसिल से चिन्ह नहीं लगा सकते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्क्राइबर से हम लोग वहाँ पे चिन्ह का मार्किंग करते हैं। फिर उस पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे ग्राइंडिंग कटिंग जो भी करना रहेगा उसी रेखा पे करते हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा है कि स्क्राइबर के द्वारा जाप पर लेआउट रेखाएं खींची जाती हैं। हाई कार्बन स्टील पर बना होता है, और ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है, यह तीन तरह का होता है, स्ट्रेट, बेंट और ऑफसेट। ये तीन प्रकार के स्क्राइबर आपके होते हैं। वी ब्लॉक के गुरु का अंतः कोण कितना होता है। तो देखिए, जो वी गुरु रहता है इसका जो अंतः कोण होता है यह आपका 90 डिग्री होता है। वी ब्लॉक आपका रहता है ऐसे, फिर ये जो रहता है आपका ये आपका 90 डिग्री का एंगल रहता है। आठवां क्वेश्चन है कि सेंटर पंच के पॉइंट का कोण कितना होता है। तो देखिए, जो सेंटर पंच का जो पॉइंट एंगल होता है वह आपका 90 डिग्री होता है, ठीक। और जो आपका प्रिक पंच रहता है वह आपका 30 डिग्री, और जो डॉट रहता है वह आपका 60 डिग्री का होता है। तो आपको इसको रटना हो, देखिए, तो पी डी सी प्रिक डॉट सेंटर 30, 60 और 90, ऐसे रट लीजिए। प्रिक डॉट सेंटर पी डी सी प्रिक डॉट सेंटर 30, 60, 90, ऐसा आप लोग रट लीजिए। नौवां क्वेश्चन है आपका कि बड़े वृत्तों की लेइंग आउट के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है। देखिए,
बड़े वृत्तों की लेइंग आउट के लिए जो हम लोग लेआउट यूज करते हैं वह आपका रहता है ट्रेमल। वृत्तों नहीं रही, ये रहेगा आपका बड़े वृत्तों की लेइंग आउट के लिए। बड़े वृत्तों की लेइंग आउट के लिए किस टूल को यूज किया जाता है? तो ट्रेमल का। ट्रेमर के द्वारा हम लोग बड़े वृत्तों को खींच सकते हैं। इसका प्रयोग सीट मेटल शाफ्ट में किया जाता है। इसमें एक बीम होता है जिस पर स्क्राइबर हेड लगा होता है। 10वां क्वेश्चन है कि चिन्हित रेखा पर पंच करने के लिए किस पंच का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, चिन्हित रेखा पर पंच करने के लिए हम लोग डाट पंच का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इसका कितना एंगल होता है? देखिए, प्रिक का आपका रहता है 30 डिग्री का, डाट का रहता है आपका 60 डिग्री का, और सेंटर का रहता है आपका 90 डिग्री। तो डाट पंच का आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा? 60 डिग्री करेक्ट होता है। और यह क्या होता है? आपका हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, उच्च फिनिश के लिए फाइनल फाइलिंग की जाती है। तो देखिए, जो फाइनल फाइलिंग की जाती है उच्च फिनिशिंग के लिए, वह रहता है आपका डेड स्मूथ फाइल। यहाँ पे इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि डेड स्मूथ फाइल का प्रयोग उच्च फिनिशिंग में किया जाता है। इसमें प्रति इंच दांतों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जिससे यह बहुत कम मात्रा में मेटल को काटता है और फिनिशिंग प्रदान करता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि टिन लेड कापर आदि की फाइलिंग की जाती है। तो देखिए, जो टिन लेड कापर आता है इसकी जो फाइलिंग की जाती है आपका कर्व्ड कट फाइल से किया जाता है। तो टिन लेड और कापर ज़्यादा कठोर नहीं होते हैं। इन पर फाइलिंग करते समय कर्व कट फाइल का प्रयोग किया जाता है, जिस पर दांतें कर्व रेखा में बने होते हैं। लकड़ी काटने वाली आरियों के दांतों में धार किस प्रकार की फाइल से लगाया जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, बैरेट फाइल, रिफलर फाइल, क्रॉसिंग फाइल, मिल्सा फाइल। तो लकड़ी काटने वाली आरियों के दांतों में जो धार लगाया जाता है, ये आपका मिल्सा फाइल के द्वारा लगाया जाता है। तो यह आपका ट्रेंगुलर प्लेट हाफ राउंड आकार में मिलती है और यह सिंगल कट फाइल होती है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि माइल्ड स्टील में चिपिंग के लिए चीजल का पॉइंट एंगल कितना होता है? तो माइल्ड स्टील में चिपिंग के लिए जो चीजल एंगल का जो पॉइंट रखा जाता है, ये आपका 55 डिग्री रखा जाता है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि चिपिंग के लिए चीजल का एंगल 55 डिग्री होता है जब आपका माइल्ड स्टील की चिपिंग की जाती है। अगर आपको हाई कार्बन स्टील का अगर चिपिंग करना है तो ये आपका 65 डिग्री, अगर यही आपका कास्ट आयरन रहता तो आपका 60 डिग्री हो जाता। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन है कि हेक्साब्लेड का फ्रेम किस धातु का बना होता है? ऑप्शन है कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, टूल स्टील, हाई कार्बन स्टील। तो हेक्साब्लेड का जो फ्रेम रहता है ये आपका माइल्ड स्टील का बनाया जाता है, जिसके कारण यह झटके भी सहन कर सकता है तथा हल्का भी होता है। और यह हेक्सा फ्रेम का ब्लेड हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। तो यहाँ पे इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, माइल्ड स्टील। हेक्सा फ्रेम का जो ब्लेड रहता है वह आपका हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है, लेकिन जो फ्रेम रहता है यह आपका माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि ड्रिल किससे बनाई जाती है? तो देखिए, जो ड्रिल रहता है ये आपका हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील दोनों से बनाया जाता है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि ए और बी यहाँ पे दोनों सही हैं कि ड्रिल के द्वारा हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील दोनों बनाई जाती हैं। और ये आपका कटिंग टूल है जिसके द्वारा हम जब में राउंड होल कर सकते हैं ड्रिल के द्वारा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि बेंच वाइस में जो बॉडी रहती है यह किस मटेरियल का बना होता है? ऑप्शन है कास्ट आयरन, हाई कार्बन स्टील, निकल स्टील, क्रोमियम स्टील। तो बेंच वाइस का जो बॉडी रहता है यह आपका कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहे का बनाया जाता है। यहाँ पे इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा कि बेंच वाइस की बॉडी कास्ट आयरन की बनाई जाती है। यह आपका मजबूत होता है, यानी कि यह आपका कहें तो एक प्रकार का भंगुर होता है। भंगुर मटेरियल यानी कि ब्रिटल मटेरियल होता है। जब जाप का प्रेशर पड़े तो यह झटका नहीं देता है और कंपन को भी सहन कर सकता है, यानी कि शॉक एब्जॉर्बर का गुण रहता है कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहे में। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस हथौड़े को भारी पिटवा कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है? तो भारी का पिटवा कार्य के लिए अगर प्रयोग करना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? स्लेज हैमर। स्लेज हैमर का यूज करते हैं भारी कार्यों के लिए, या ज़्यादा फोर्स की जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे हम लोग स्लेज हैमर का प्रयोग करते हैं। और इसका जो वजन होता है 2 से 10 केजी तक होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि स्क्रू रिवेट नट की आदि छोटी चीज़ों को पकड़ने के लिए किस वाइस का प्रयोग किया जाता है? जिसको लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हैंड वाइस। जिससे हम लोग क्या करते हैं? हैंड वाइस मतलब जिसको हम लोग जिसका यूज करके हम लोग हैंड से पकड़ सकते हैं। स्क्रू रिवेट नट और चीज को हैंड वाइस के द्वारा किया जाता है।
इस वॉइस को हम लोग हाथ में पकड़ कर यूज करते हैं, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हैंड वॉइस भी बोलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी की का प्रयोग ऑटोमोबाइल सॉफ्टवेयर पर किया जाता है? ऑप्शन है फीदर की, टेपर की, गिव हेड की, वुडरफ की। तो जिस की का प्रयोग ऑटोमोबाइल सॉफ्टवेयर पर किया जाता है वह आपका वुडरफ की रहता है। यहाँ पे इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, वुडरफ की। यह आपका क्या होता है, गोलाकार शेप में होता है तथा ऊपरी जो हिस्सा रहता है आपका फ्लैट होता है, अर्धगोलाकार शेप में होता है वुडरफ की, कुछ इस तरह से अर्धगोलाकार रहता है। माइक्रोमीटर के जिस हिस्से पर 0 से 50 तक मार्क होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं 0 से 50 तक जो मार्क बने रहते हैं माइक्रोमीटर पे वह आपका थिम्बल होता है। तो यहाँ पे इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, वह आपका थिम्बल होता है। थिम्बल के अंदर चूड़ियाँ कटी होती हैं जिनके पिच 0.5 mm होता है। माइक्रोमीटर का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो देखिए जो माइक्रोमीटर रहता है यह आपका नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पे इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बैरल के पीछे का भाग जो थिम्बल के अंदर होता है उस पर चूड़ियाँ कटी होती हैं, थिम्बल बैरल पर नट और बोल्ट की तरह कार्य करता है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, ये वर्नियर रहेगा, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का अल्पतमांक कितना होता है? तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो अल्पतमांक होता है यह आपका 5 मिनट होता है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का अल्पतमांक 5 मिनट होता है, जिसके द्वारा हम 5 मिनट या 5 डिग्री तक का झुकाव या टेपर माप सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन की वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट कितनी होती है? ऑप्शन है 0.01 mm। तो देखिए 0.02 mm तो यही होता है वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट। 0.02 mm होता है वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट। इसके द्वारा क्या होता है कि हम लोग डेप्थ, आउटर या इनर डायमेंशन को भी माप सकते हैं वर्नियर कैलिपर के द्वारा, यानी आंतरिक और बाह्य व्यास को मापने के लिए भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपको आंतरिक और बाहरी डायमेंशन को आपको नापना है, गहराई को मापना है, तो भी हम लोग माप सकते हैं। वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल्स के एक भाग का मान कितना होता है? तो वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल का एक भाग का मान जो होता है यह आपका होता है 49 भागों को 50 भागों में बांटकर वर्नियर स्केल बनाया जाता है। यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि वर्नियर कैलिपर के 49 भागों को 50 भागों में बांटकर वर्नियर स्केल बनाया जाता है। जब एक भाग की वैल्यू निकालेंगे तो 0.98 mm आता है। तो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट जो होता है यह आपका 0.02 mm होता है। तो यहाँ पे इसका देख सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है यह 0.02 mm होता है। तो यहाँ पे इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कोई नहीं। 26 नंबर क्वेश्चन है, किन धातुओं में चुंबकीय गुण पाया जाता है? ऑप्शन है लौह, अलौह, मिश्र धातु, सभी। तो जिन धातुओं में चुंबकीय गुण पाया जाता है उसे हम लोग लौह धातुएं कहते हैं। तो यहाँ पे इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा कि लोहे में चुंबकीय गुण जो रहता है वह आपका लौह धातुओं में पाया जाता है, क्योंकि इसमें आयरन के हर मॉलिक्यूल का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। जब सारे लाइन अप हो जाते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब सारे आयन जो रहते हैं इसमें जो लाइन अप हो जाते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ गैस द्वारा वेल्ड नहीं किया जा सकता है? तो जिस पदार्थ को गैस के द्वारा वेल्ड नहीं किया जा सकता वह आपका रहता है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन को हम लोग गैस वेल्डिंग द्वारा नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये आपका बहुत ही हार्ड होता है, यानी कि ब्रिटल होता है। इसे अगर आप लोग चोट मारेंगे तो ये आपका टूट जाएगा, खंडित हो जाएगा। कार्बन परसेंटेज इसमें ज़्यादा होती है और अगर वेल्ड करेंगे तो ठंडा होकर यह ब्रिटल हो जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, किस गुण के कारण धातुएं अपनी धातु को काटती हैं? तो जिस गुण के कारण धातुएं इसकी धातुओं को काटती हैं वह रहता है आपका कठोरता के कारण। धातुएं इसकी धातुओं को काटती हैं। धातुओं का वह गुण जिसके कारण धातुएं एक दूसरे को काट या खरोंच सकती हैं उसे हम लोग कठोरता बोलते हैं, और यह एक तुलनात्मक गुण होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु सबसे तन्य है, यानी कि सबसे ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ किसके पास है? तो देखिए सबसे ज़्यादा जो तन्य होता है वह आपका तांबा है। तो यहाँ पे इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, तांबा आपका तन्य होता है। धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा हम लोग धातुओं को खींचकर उसके पतले तारों के रूप में बनाया जा सकता है उसे हम लोग तन्यता बोलते हैं, या टेनिसिटी। यह गुण जो रहता है आपका टेनिसिटी कहलाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, केस हार्डनिंग सामान्यतः उस स्टील की बनाई जाती है जिसमें होता है क्या? देखिए केस हार्डनिंग जो सामान्यतः बनाया जाता है यह आपका बनाया जाता है लो कार्बन स्टील का।
केस हार्डनिंग लो माइल्ड स्टील की बनाई जाती है, क्योंकि यह बहुत सॉफ्ट होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। इसकी ऊपरी परत को हार्ड करने के लिए इसके ऊपर केस हार्डनिंग की जाती है जो लो कार्बन का होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि स्टील को उच्च क्रांतिक बिंदु तक गर्म करके तेल या पानी से ठंडा करना क्या कहलाता है? तो ये आपका क्विंचिंग कहलाता है। तो स्टील को उच्च क्रांतिक ताप बिंदु तक गर्म करके तेल या पानी में ठंडा करना क्विंचिंग कहलाता है। अब 32 नंबर क्वेश्चन है कि एनिमल के किस भाग को हम लोग बीक बोलते हैं? ऑप्शन स्क्वायर होल को, निचले भाग को, गोल टेपर्ड सिरे को, आयताकार ऊपरी सरफेस को। तो एनिमल के जिस भाग को हम लोग बीक बोलते हैं तो वो रहता है आपका गोल टेपर्ड सिरे को हम लोग बीक बोलते हैं। एनिमल के गोल टेपर्ड सिरे को बीक बोलते हैं या पक्षियों की चोंच की तरह दिखाई देता है। इस पर हम लोग बेंडिंग ऑपरेशन को अंजाम देते। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार का पंच किए गए सुराखों के चारों ओर से धातु को फ्लैट करने में किया जाता है? तो इसमें जो यूज किया जाता है वो रहता है आपका बॉल पेन हैमर। बॉल पेन हैमर का प्रयोग पंच किए गए सुराखों के चारों ओर से धातु को फ्लैट करने में किया जाता है। बाल वाले सिरे से होल को पीटा जाता है जिससे बर दब जाते हैं। जो भूरे भूरे सिरे रहते हैं वो आपके दब जाते हैं, वही रहता है बर दब जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट पर किसकी कोटिंग चढ़ी होती है? तो जैसा कि नाम से पता है तो इस पर रहता है जिंक की। तो यहाँ पे इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट पर जिंक की कोटिंग चढ़ी होती है। आयरन में मौसम का प्रभाव ना पड़े इसलिए इस पर जिंक की कोटिंग करते हैं। इसे गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस भी कहते हैं। आयरन इस पर जंग नहीं लगता है अगर जिंक की कोटिंग कर देते हैं तो। 35 नंबर क्वेश्चन है कि मृदु इस्पात, पीतल, तांबा, टिन प्लेट की सोल्डरिंग के लिए उपयुक्त फ्लक्स क्या होता है? तो इसके लिए हम लोग जिसका यूज करते हैं आपका जिंक क्लोराइड रहता है। मृदु इस्पात, पीतल, तांबा, टिन प्लेट की सोल्डरिंग के लिए हम लोग जो फ्लक्स यूज करते हैं आपका जिंक क्लोराइड रहता है। तो यहाँ पे इसका भी आंसर करेक्ट होगा। तो यहाँ पे वही चीज लिखा है कि मृदु इस्पात, पीतल, तांबा, टिन प्लेट की सोल्डरिंग में जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। यह जोड़ मजबूत होता है, यह आपका क्रोसिव टाइप का फ्लक्स होता है, यानी कि क्रोजन रेजिस्टेंस होता है। आपका सोल्डरिंग के बाद फ्लक्स को पानी से अच्छी तरह साफ कर देना चाहिए। 36 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी वेल्डिंग विधि में इलेक्ट्रोड का प्रयोग होता है? तो इलेक्ट्रोड का प्रयोग होता है आपका आर्क वेल्डिंग में। तो यहाँ पे इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा कि आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोड उसी धातु का होना चाहिए जिस पर वेल्डिंग करनी है। इसके ऊपर फ्लक्स का लेप चढ़ा होता है, इस प्रकार वेल्डिंग में आर्क बनती है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि स्नेहन में कौन सा गुण होना चाहिए? तो स्नेहन में आपका चिकनाहट आपका होना बहुत जरूरी है। स्नेहक में दो आपस में चिपके पार्ट्स के बीच उपयोग किया जाता है। इनमें चिकनाहट का गुण होना चाहिए ताकि पार्ट्स आपस में रगड़कर ना चलें, स्मूथ मोशन बना रहे। 38 नंबर क्वेश्चन है कि पतली प्लेट को ड्रिल करने के लिए ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होता है? तो पतली प्लेट को ड्रिल करने का जो पॉइंट एंगल होता है यह आपका 118 डिग्री होता है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। पतली प्लेट पर ड्रिल करना भी आपका साधारण कार्यों में आता है। इससे कार्य की आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि प्रायः एक रीमर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो देखिए जो रीमर रहता है इसका जो प्रयोग किया जाता है आपका तैयार छिद्र को बड़ा करने के लिए किया जाता है। और ड्रिल से हम होल बना लेते हैं, फिर होल को एग्जैक्ट साइज देना तथा होल की फिनिशिंग के लिए रीमर का प्रयोग करते हैं। एकमी चूड़ी का एंगल कितना होता है? देखिए एकमी जो थ्रेड रहता है इसका जो एंगल रहता है आपका 29 डिग्री होता है। यहाँ पे इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और इसका जो प्रयोग होता है आपका लेथ मशीन में यूज करते हैं, लीड स्क्रू पर किया जाता है। लीड स्क्रू चूड़ियाँ काटने के काम आता है। तो यह आपका लेथ मशीन में यूज किया जाता है एकमी थ्रेड। 41 नंबर क्वेश्चन है, एक साधारण हैंड टैप सेट में कितने टैप आते हैं? तो एक हैंड सेट टैप में जो आपके टैप आते हैं ये आपके 3 टैप आते हैं। यहाँ पे इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, जिसमें हम नो से उपयोग करते हैं। पहला आपका टेपर टैप, इंटरमीडिएट टैप और तीसरा आपका बैटमिंग टैप। पहले टैप का प्रयोग करेंगे, फिर टैप का प्रयोग सेकंड टैप का, फिर थर्ड टैप का प्रयोग करेंगे। टैप का प्रयोग इंटरनल थ्रेड को काटने के लिए किया जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि लोडेड ग्राइंडिंग व्हील को किसके द्वारा ठीक किया जाता है?
तो लोडेड ग्राइंडिंग व्हील अगर उसके दांते खराब हो गए हैं तो उसको जो ठीक करते हैं वह तो प्रोसेस कहलाता है, ड्रेसिंग कहलाता है। यहाँ पे इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ड्रेसर के द्वारा ठीक करते हैं। देखिए कई बार धातु के कण ग्राइंडिंग व्हील में फंस जाते हैं, जिससे ग्राइंडिंग व्हील कट नहीं करता है, इसे लोडिंग ऑफ व्हील कहते हैं। तब हम इसे ड्रेस के द्वारा व्हील की ड्रेसिंग करते हैं। वर्नियर हाइट गेज की लिस्ट काउंट कितनी होती है? तो वर्नियर हाइट गेज की जो लिस्ट काउंट होती है वो आपका 0.02 mm होता है। इसका उपयोग भी परिशुद्ध मार्किंग, मापन और सेंटर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, किस गेज की थिकनेस गेज भी कहते हैं? किस गेज को थिकनेस गेज भी कहते हैं? तो हम फिलर गेज को थिकनेस गेज भी कहते हैं। तो फिलर गेज कहाँ पे यूज किया जाता है? कि दो मिलने वाले पार्टों के बीच के गैप को मापने के लिए हम लोग फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पन्न किए गए कंपोनेंट में अधिकतम और न्यूनतम स्वीकृत साइजों के मध्य अंतर को क्या कहते हैं? तो देखिए अधिकतम और न्यूनतम साइजों के बीच जो अंतर होता है वह हमारा कहलाता है टॉलरेंस कहलाता है। यहाँ पे इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, टॉलरेंस कहलाता है। जब हम किसी पार्ट का उत्पादन करते हैं तो एक साइज में कुछ रिलैक्सेशन देते हैं, एक बड़ा साइज में एक छोटा साइज में, पार्ट उसी रेंज में बनाना चाहिए। इन दोनों डायमेंशन की साइज के अंतर को हम लोग टॉलरेंस कहते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है कि लो कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो देखिए लो कार्बन स्टील में जो कार्बन की परसेंटेज होती है यह आपका 0.25% होता है, यानी कि 1/4 0.25% होता है यहाँ पे। इसे हम लोग माइल्ड स्टील भी कहते हैं। इसका अधिकतर प्रयोग चद्दर, तार और प्लेटें बनाने के लिए करते हैं। हेक्सा फ्रेम ब्लेड में कौन सा नट प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है थंब नट, स्क्वायर नट, विंग नट, डोम नट। तो हेक्सा ब्लेड फ्रेम में जो यूज किया जाता है वह आपका विंग नट रहता है, जो कि आप लोग घरों में यूज करते हैं। तो देखे होंगे आरियों में जो रहता है हेक्सा फ्रेम में ब्लेड वाला, उसमें जो रहता है वो आपका विंग नट रहता है। पीछे जो लगा रहता है कुछ ऐसे करके, ये आपका विंग नट रहता है। 48 नंबर क्वेश्चन की जाप के सहारे किसके द्वारा प्रचक्कर तय की गई दूरी ज्ञात की जाती है? ये तो हम लोग फीड के द्वारा तय की गई दूरी करते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस कोण को बनाने से टूल की बॉडी वर्कपीस के साथ रगड़ नहीं खाती है? तो ये रहता है आपका क्लियरेंस एंगल। तो क्लियरेंस एंगल को बनाने से जो टूल की बॉडी रहती है वर्कपीस के साथ रगड़ नहीं खाती है। तो जब हम टूल की ग्राइंडिंग करते हैं तो टूल पर बहुत सारे कोण निकालते हैं, जैसे रैक एंगल, हेलिक्स एंगल, क्लियरेंस एंगल, कटिंग एंगल आदि होते हैं। और इस पर समय आज कटिंग करते समय टूल की बॉडी जब पर ना लगे, इसलिए हम लोग क्लियरेंस एंगल का यूज करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, किस स्क्रैपर को बियरिंग स्क्रैपर भी कहते हैं? तो बियरिंग स्क्रैपर जिसे हम लोग बोलते हैं आपका हाफ राउंड रहता है। हाफ राउंड को हम लोग बियरिंग स्क्रैपर भी कहते हैं। इसका शेप हाफ राउंड का होता है, अर्धगोलाकार होने के कारण इसे हाफ राउंड स्क्रैपर भी कहते हैं। बियरिंग की स्क्रैपिंग भी इसी से की जाती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।